Hello friends, welcome to our channel Success Tree. My name is Harmaninder Singh and today we are going to start a new series. तो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि हर वीडियो में हम कुछ MCQs के साथ प्रैक्टिस करेंगे और इससे हमें आइडिया होगा कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं EPFO के एग्ज़ाम में। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम साइंस कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम थोड़े मिक्स MCQs करेंगे, फिज़िक्स के भी होंगे और बायो के भी होंगे। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो कहाँ तक है और हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MCQ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आईज ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉर्निया, कोराइड इज देयर, आइरिस है, विट्रियस बॉडी। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे आई के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, उसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आइरिस। तो आइरिस जो पार्ट है आई का वो होता है जहाँ पर आपको आई का कलर पता चलता है। जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन की जो आई है वो ब्लैक है या ब्राउन कलर है या ग्रे कलर है, तो वो कलर जो है वो आइरिस का होता है। अब इसको समझने के लिए हमें इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द डायग्राम। तो यू कैन क्लियरली सी हेयर। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्निया कहेंगे। एंड अब ये जो सेंट्रल पार्ट है वो जो आई का कलर है उसके बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जो अपर्चर होता है दैट इज नोन एज प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल है यहाँ पर क्या होता है कि जो आई के मसल्स होते हैं इसके अंदर वो इसका जो अपर्चर है उसके कितना डायमीटर होगा वो डिसाइड करते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज मोर देन द अपर्चर विल बी स्मॉल। तो वो अपर्चर स्मॉल हो जाएगा। अगर वहाँ पर लाइट बहुत कम है तो ये अपर्चर जो है ये वाइड हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो एंटर कर सके आई में और ज़्यादा जो है वो देख सके। और इसी तरह पीछे ये लेंस है, लेंस के पीछे ये जो रेटिना है यहाँ पर इमेज बनती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। आउटर इज स्क्लेरा, आफ्टर दैट इज उसके बाहर जो है ये कॉर्निया है और जो कलर्ड पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, आइरिस। और बीच में जो अपर्चर है उसको हमने क्या कहा है, प्यूपिल। और प्यूपिल के पीछे जो है वो लेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट्स, ओके, बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आर देयर, कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन, इंसोलेशन। तो आप इसको जरा अच्छे से समझिए। कंडक्शन क्या होता है, ये वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ये हमने साइंस में पढ़ रखा है। सेकंड है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं। कब बनते हैं, जब कोई वार्म एयर जो है वो कोल्ड सरफेस के ऊपर जाके टच करती है तो वहाँ पर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। रेडिएशन हमें पता है, रेडिएशन जो है जैसे सनलाइट है वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है जो विजिबल लाइट है। और उसके बाद है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, दैट इज नोन एज इंसोलेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो क्लियर नाइट्स हैं, जब क्लाउड्स नहीं है तब जो टेम्परेचर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्स जब क्लाउड्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, तो होता क्या है, ये जो अर्थ सरफेस है, अब ये ऊपर क्लाउड्स की लेयर है, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है तो वो जब यहाँ पर ट्रैप होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर तो बाद में अर्थ जो है ये भी एमिट करती है रेडिएशन। तो इनकमिंग रेडिएशन होती है शॉर्ट वेव लेंथ की, ठीक है, और ये जो एमिट होती है अर्थ सरफेस से ये लॉन्ग वेव लेंथ की रेडिएशन होती है। अब होता क्या है, जो ऊपर क्लाउड्स होते हैं वो इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बिलो द क्लाउड्स तो वो क्या होता है, वो हाई होता है ड्यू टू द रेडिएशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होना चाहिए रेडिएशन, क्योंकि जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन एमिट होती है अर्थ सरफेस से उसको क्लाउड्स जो हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, ये इसका रीज़न है। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तो ये जो डायग्राम है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो सन जो है ये हीट अप करता है ग्राउंड को, कैसे, रेडिएशन के साथ, और ये इसको ट्रैप कर लेती है यहाँ पर। और जो एयर बिल्कुल अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, बिल्कुल साथ में है, तो वो उसको हीट अप कर देगी बाय द कंडक्शन।
ठीक है, कंडक्शन मेथड से। और यहां से ये जो वार्म एयर राइज होगी ऊपर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। हाँ जी, क्लियर। तो ये यहां तक पॉइंट हो गया। तो इस डायग्राम से ना आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें है क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स। अब किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। तो मैं आपको बता दूं, इथाइल अल्कोहल जो है उसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास है इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज एंड डायस्टेज। ओके, तो अब अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, पहली बात तो ये है कि एंजाइम जो है वो होता क्या है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। जैसे आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्टन कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, वो खुद चेंज नहीं होता। इसी तरह बायो में होता है एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि सेल में हो रहा है उसको फास्टन कर देता है, उसकी पेस बढ़ा देता है, लेकिन खुद इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आती है। तो अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो इथाइल अल्कोहल बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पर दो एंजाइम जो है वो काम करते हैं, वन इज इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज क्या करेगा, वो जो सुक्रोज है उसको कन्वर्ट करता है किसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। हाँ जी, बात समझ आई। इन्वर्टेज जो है वो किसी सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा किसी ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में। अब उस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को फर्दर डिवाइड करना है इथेनॉल में, तो वो काम किसका है, जाइमेज का। हाँ जी, बात समझ आई। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज जाइमेज। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको ईपीएफओ में आएंगे और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। हाँ जी, बात समझ आ गई। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एंजाइम क्या है, कैटालिस्ट क्या है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। The instrument which uses sound waves to measure the depth of ocean is, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रडार, सोनार, सी इज क्वासार एंड डी इज पल्सर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर के दो ऑप्शंस हैं ये टेक्निकल गैजेट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये जो नीचे दिए गए हैं ये टाइप ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। अब जिन्होंने ये पढ़ रखा है कि भाई पल्सर जो है वो टाइप ऑफ स्टार है या क्वासार जो है वो भी एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं, तो ये दो ऑप्शंस तो बाहर निकल गई। लेकिन ये जो ऊपर की दो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रडार की। तो रडार जो है जिसको हम कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये जो रडार का काम क्या होता है, इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं किसी भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करने के लिए, और इससे उसकी स्पीड भी पता चल जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो सोनार है, सोनार जो है वो क्या है, वो साउंड वेव नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ठीक है, जिसको हम साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग भी कह देते हैं। तो जो सोनार का पर्पस क्या है, सोनार में यूज होती है साउंड वेव, और रडार में यूज क्या होती है, रडार में यूज होती है रेडियो वेव। तो सोनार जो है उसको हम यूज करते हैं जो हमारे सी का जो सी बेड है, नीचे का जो सरफेस है सी का, उसके बारे में पता करने के लिए भी यूज होता है। और अगर कोई वहां पर एनिमी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एनिमी सबमरीन है, तो वो भी शिप जो है वो पता लगा सकते हैं, कैसे, सोनार को यूज करके। ओके, तो होता क्या है, कोई शिप है, नीचे ये सारा पूरा सी है, तो यहाँ से वो बीम और साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं। अगर कोई वहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट है या वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है तो वो पता चल जाता है। हाँ जी, क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे, तो अगर हमने सी बेड की मैपिंग करनी हो कि नीचे कैसे स्ट्रक्चर हैं, हमें कैसे पता चला कि जो सी के नीचे वो वहाँ पर गॉर्जेस या कैनियन टाइप स्ट्रक्चर्स भी हैं, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमें सोनार से पता चला है। जैसे ये शिप है तो ये साउंड वेव्स को प्रोजेक्ट करते हैं, नीचे जैसे भी स्ट्रक्चर है वो उनको पता चल जाता है, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स हैं जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं उनको नोट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि नीचे स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, क्या होता है उसमें, इंक्रीजेज, बी इज डिक्रीजेज, सी इज रिमेन अनअल्टर्ड एंड डी इज ड्रॉप सडनली। तो अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, एक
तो पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो एयर से वो रिलेटेड नहीं है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको एयर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो टेम्परेचर होगा एयर का वो तो एयर मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है और वो अनअल्टर्ड रहेगी। हाँ जी, बात समझ आई। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर साउंड की बात करें तो साउंड में क्या होता है, साउंड जो है वो तो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर यानी कि एयर के ऊपर। अब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्योंकि उसको मीडियम नहीं चाहिए। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो रहेगा सी, दैट इज रिमेन अनअल्टर्ड। तो ये आपने पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है क्वेश्चन। टेबल साल्ट गेट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये आपने देखने हैं। ए सोडियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक, सोडियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट, सोडियम क्लोराइड कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको आपने रट लेना है अच्छे से, ये पॉइंट ऐसे जो आपने वैसे ही याद कर लेना है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उनमें ये क्वालिटी होती है टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करते हैं, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से जो सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट है वो क्या होता है, वो मॉइस्ट हो जाता है। हाँ जी, क्लियर। तो ये है इसका डी आंसर। हाँ जी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी बिल्कुल सिंपल याद करने वाला फैक्चुअल पॉइंट है कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्लांट्स में वाटर एंड कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा। तो इसको अब ये 4 यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो बोरोन है वो कैल्शियम एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। तो वैसे आपने याद करने के पर्पज से ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि जो जाइलम है वो क्या ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर इन प्लांट्स, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोएम जो है ये मिनरल्स एंड वाटर को करेगा। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो इनमें ना एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जो जाइलम होता है, अब वो वाटर तो ट्रांसपोर्ट करेगा लेकिन यहाँ पर जो वाटर की डायरेक्शन है वो यूनिलेटरल होती है। ये वाटर रूट से लीव्स की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है उसमें वाटर एंड मिनरल्स की जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, यानी कि वो अप से डाउन भी जा सकता है या डाउन से अपवर्ड भी जा सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में उसकी जो मूवमेंट है वो हो सकती है। ये इनमें एक मेजर डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, बोरोन। बोरोन इज अ एलिमेंट जो कि वाटर एंड कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट्स में इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग। तो अब यहाँ पर सॉइल की टाइप दी गई है, वन इज एल्कलाइन, एसिडिक, वाटरलॉग्ड एंड सॉइल विद एक्सेसिवली कंटेंट, यानी कि जिसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पर अगर हम जिप्सम की बात करें तो फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि जो एल्कलाइन है, एल्कलाइन का मीनिंग क्या है, जिसकी पीएच जो है वो 7 से ऊपर है, ठीक है। अगर उससे कम है तो वो एसिडिक हो जाएगी। तो यहाँ पर एल्कलाइन जो सॉइल है उसको ठीक करने के लिए, उसका जो पीएच है उसको नॉर्मल करने के लिए उसमें जिप्सम ऐड किया जाता है ताकि वो कल्टीवेबल यानी कि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बन जाए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ए रहेगा, दैट इज एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉइल जो है उसमें हम ऐड करते हैं जिप्सम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड विच इज यूज फॉर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो देखिए, ए इज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशंस, बी इज डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस,
ओके, एंड सी इज इंड्यूसिंग एबॉर्शन, एबॉर्शन करने के लिए, और डी जो आपका ऑप्शन है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से हमने देखना है। देखो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है वो होता क्या है, पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशंस। तो इसमें होता क्या है, जो फीटस है वो प्लेसेंटा होता है उसके अराउंड, तो उसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें वो जो फीटस है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, उसमें वो प्लेस्ड होता है। अब उस फ्लूइड से क्या होता है कि जो फीटल की जो कंडीशंस है, उसकी जो हेल्थ है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो इस प्रोसेस में एक नीडल के साथ वो जो फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, लैब में उसको टेस्ट किया जाता है, तो उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि जो चाइल्ड की इम्यूनिटी कैसी होगी, उसको कोई डिजीज़ होनी है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस फ्लूइड से मिल जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, ये है प्रोसेस। लेकिन अगर हम ये बात करें अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है, तो वो डीएनए सीक्वेंस भी हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास कोई और प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, तो एमनियोसेंटेसिस हम उसमें यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे अबॉर्शन है, तो अबॉर्शन के लिए भी ये यूज़ नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो हम यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि जो फर्टिलाइजेशन है, कि जो मेल एग है जिसको हम मेल जो सेल है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल सेल है जिसको हम ओवम कहते हैं, जो एग भी जिसको हम कहते हैं, अब वो दोनों फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, ये हमें पता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, तो यहाँ पर ना दो प्रोसेसेस हैं। वन इज़ इन विट्रो। व्हाट इज़ इन विट्रो का मीनिंग क्या है, लैब में। तो अगर वो उनका फ्यूज़न कुछ नहीं हो रहा, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो जो ओवम एंड स्पर्म है उसको लैब में लाकर उनको फ्यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गई है। लेकिन एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी है, तो वो कौन सी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि फ्यूज़न जो है वो स्पर्म और ओवम का खुद नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मेल स्पर्म होता है उसको खुद इंजेक्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में, ताकि जो इजीली फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन उसको हम फिर क्या कहते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इन विट्रो का मीनिंग है इन द लैब, और इन वीवो का मीनिंग है कि उसमें इंजेक्ट करना फीमेल में मेल सेल को। हाँ जी, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो एमनियोसेंटेसिस का जो यहाँ पे आंसर है वो ए ऑप्शन है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशंस। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो ऐसे जो जितने भी डेफिनेशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये उसका प्रोसेस है, ये देखिए ये फीटस है और ये प्लेसेंटा से कवर्ड है, बीच में ये एमनियोटिक कैविटी में ये फ्लूइड है, तो ये यूट्रस की वॉल है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, विड्रॉ करा फ्लूइड, तो उसको लैब में जाकर जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें उसको रोटेट करा जाता है, मूवमेंट से जो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली उसमें जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए जो बायोकेमिकल बीच में जितने भी सेल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको फिर बाद में लैब में स्टडी किया जाता है, क्रोमोसोमल स्टडी करी जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई क्रोमोसोमल या कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये प्रोसेस है। हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर कंपल्सरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। तो सबसे पहले क्या है कि ब्लड कोएगुलेशन है क्या, अगर कोई हमारे इंजरी होती है, ठीक है, तो ब्लड का कोएगुलेट करना वहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर अदरवाइज़ क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो एक्सेस में हो जाएगी। अगर ब्लड कोएगुलेट नहीं करता तो ब्लड का जो क्लॉट है वहाँ पर नहीं बनता। तो उसके लिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आरबीसी जो है, हमें सभी का जो फंक्शन है पता है। आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी करती है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड, कि वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है ये भी इसी का पार्ट है।
ठीक है। तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर इनका नंबर बॉडी में बढ़ा हुआ है तो पता चल जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह आरबीसी का फंक्शन भी हो गया, लेकिन जो प्लेटलेट का फंक्शन है वो है ब्लड को क्लॉट करना, उसको कोएगुलेट करना, ताकि जो इंजरी में एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल यही पूछा गया है कि जो कौन से सेल्स कंपल्सरी हैं। तो होता क्या है, जैसे उसमें प्रोटीन फाइब्रिन भी एक होता है, तो जब कोई इंजरी होती है तो वो जो इंजरियस पार्ट होता है वहाँ पर ये जो प्लेटलेट्स है ये जाके बिल्कुल फ्यूज़ करते हैं, और जो वो फाइब्रिन मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स उसको बाइंड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, बिल्कुल उस इंजरी को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा वो है प्लेटलेट। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि इस सेशन में आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो समझ आए होंगे। आई होप आपको कुछ नए कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हों। और एक मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बिल्कुल नहीं स्टडी करते हो तो आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में कैसे आ रहे हैं। तो हम इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ स्टडी कर लेंगे, इतने ज़्यादा हम रिवीजन कर लेंगे कि इससे बाहर कोई आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से करिए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल देन, थैंक यू।